नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि किसानों को सस्ता कर्ज देने का ऐलान सरकार ने किया है और 1.5% छूट पर लोन देने का ये ऐलान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। 3 लाख तक के शॉर्ट टर्म कृषि लोन पर ये छूट दी जाएगी। ये खबर आज आई है। इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट होगा, कितना फायदा किसानों को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक सिन्हा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन FCI के। विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट। बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और भाविक पटेल हैं, ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिन्हा जी, पहला सवाल आपसे यही कि ये 1.5% की छूट, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राहत ठीक ठाक है या आपको लगता है कि राहत में कुछ कमी रह गई? जो दिया जाए वो उसको अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन ये जो 1.5% की राहत दी गई है, हाँ, ये भी अपने में कृषि के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखिए, बाजार में पैसे की तो कमी है। अच्छा। और कृषि लोन्स को उतने आसानी से मिलता नहीं जितना इंडस्ट्रियल लोन्स या हाउसिंग लोन्स या कार लोन्स को मिलता है। तो दैट एक्सटेंट ये बहुत ही हेल्पफुल कदम है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए बड़ा मददगार ये साबित होगा। हमारे साथ विजय सरदाना भी हैं। सरदाना जी, आपका कमेंट क्या होगा सर? किसानों को जो 1.5% छूट पर ब्याज देने का फैसला आज कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है, इस पर आपका देखिए, एक सार्थक कदम है। और अगर किसानों को सस्ते में वर्किंग कैपिटल मिलता है, उससे उनका अगर 3 लाख रुपए है और उसमें अगर उसको 4,500-5 हजार रुपए का फायदा होता है ब्याज में, तो निश्चित रूप से ये एक एडिशनल सपोर्ट है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे कम होगी, किसानों की जो लिक्विडिटी मिलेगी, जो अभी वो मनी लेंडर्स के चक्कर में रहते हैं जहां उनको 15, 20, 25% देना पड़ता है, तो किसान एनकरेज होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ लेंडिंग के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव होगा, फाइनेंशियल सिस्टम इंप्रूव होगा, किसानों को सस्ता लोन मिलेगा, तो किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कम होगा और ओवरऑल उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई किसानों को सस्ते कर्ज की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर आई है और वो खबर है अनाज उत्पादन को लेकर के। अनाज उत्पादन को लेकर चौथा अनुमान जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि इस साल रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन होगा। 31 करोड़ 72 लाख टन अनाज उत्पादन की उम्मीद जताई गई है। चावल का रिकॉर्ड 13 करोड़ टन से ज़्यादा उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। अब सिन्हा जी, आप जरा बताएं, चूंकि आप FCI के चेयरमैन भी रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो 4th एडवांस एस्टीमेट आज जारी हुआ है, ऐसे में खास करके अभी सप्लाई के मोर्चे पर, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या दलहन तिलहन, एटलीस्ट सप्लाई के मोर्चे पर फिलहाल कोई दिक्कत ना है, ना होने वाली है? देखिए, फिलहाल तो मुझे तो दिक्कत दिखती नहीं है। ऑल्दो कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली फूड ग्रेन कमोडिटी मार्केट में जो हवा होता है, जो रूमर्स वगैरह चलते हैं, वो भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल होता है। अच्छा, यहाँ इधर 3 महीने से इंटरनेशनल व्हीट शॉर्टेज ऑन अकाउंट ऑफ यूक्रेन वॉर की वजह से एक शॉर्टेज का साइकोसिस बन गया था, लेकिन अब वो नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन से गेहूं इंटरनेशनल मार्केट के लिए निकलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ऑल्दो इस साल ग्लोबल ये क्लाइमेट वार्मिंग के वजह से हिंदुस्तान में भी गेहूं की उपज में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पिछला FCI के सेंट्रल पूल में पिछला इन्वेंटरी इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी होगी। सिचुएशन बड़ा इजी है। ऑन टॉप ऑफ दैट, चावल का उत्पादन तो रिकॉर्ड दिखा रहा है। सो देयरफॉर चावल और गेहूं जो मेन जो एसेंशियल फूड कमोडिटीज है, उसके अवेलेबिलिटी के लिए मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। अच्छा, तो आप करें कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि अभी चावल की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि सोइंग जो है
कम हुई है कुछ राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, वहाँ पर मानसून कम रहने से धान की खेती बहुत प्रभावित हुई है, उसको लेकर के चिंता भी बीच में जताई जाने लगी थी। 30 अगस्त को चावल के मसले पर मीटिंग भी है। तो सरदाना जी, आपको लगता है कि ये डेटा जारी होने के बाद एटलीस्ट अभी सप्लाई को लेकर, चूंकि अभी सिन्हा जी ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है चावल के मोर्चे पर? संजय जी, देखिए, पहले भी पैनिक नहीं था। कभी कभी ट्रेड भी बाजार के साथ खिलवाड़ करता है और मीडिया भी बहुत सारी खबरें चलाता है बगैर वेरिफिकेशन के। पहले भी हमारे पास बहुत बफर स्टॉक था एफसीआई में। जो शॉर्टफॉल की हम बात कर रहे हैं, बंगाल, बिहार और थोड़ा बहुत यूपी एरिया में जो सोइंग एरिया कम हुआ था, उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जरूरत से ज्यादा स्टॉक ऑलरेडी एफसीआई में है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेटा आज सरकार ने रिलीज किया है फोर्थ एस्टीमेट का, अब सरकार को एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सारा स्टॉक रखेंगे तो स्टोरेज प्रॉब्लम आएगी, बफरिंग प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो इसीलिए मुझे लगता है डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है अगले 2 साल। अब हमें फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट को लेके, और सरकार को वहां ध्यान देना है, क्योंकि इस समय मार्केट्स हमारे फेवर में हैं। यूक्रेन वॉर जब तक है हमारे फेवर में है। अब थोड़े समय में जब ताइवान स्थिति बिगड़ेगी तो और स्थितियां निकल के आएंगी। तो अभी से हमें अपनी मेन कमोडिटीज जो हमारे पास सरप्लस हैं, उनकी एक्सपोर्ट की सीरियस प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन सिन्हा जी, एक्सपोर्ट को लेकर एक दिक्कत यह है कि अभी आप देखिए कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो गेहूं को लेकर ग्लोबल चिंता सामने आई, लिहाजा गेहूं एक्सपोर्ट को यहाँ पर उस पर शिकंजा कसा गया ताकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कम ना हो जाए। हालांकि इसका विरोध भी हुआ और इसको लेकर अलग अलग खबरें आई। उसके बाद जब गेहूं की कमी की बात होने लगी तो चावल के ऊपर फोकस हुआ, और जो कल्याणकारी योजनाओं में पीडीएस के जरिए जो अनाज दिया जाता है उसमें चावल के ऊपर फोकस बढ़ाया गया, और अभी भी बुआई को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे मूड माहौल में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, चावल एक्सपोर्ट को, या आपको लगता है कि थोड़ा रुककर इंतजार कर लेना चाहिए, एक बार तस्वीर साफ हो जाए तब एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए? आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो ये धान के बुआई में जो थोड़ी बहुत कमी आई है क्योंकि सूखे के कारण, वो बेसिकली ईस्टर्न यूपी, हाफ ऑफ बिहार में है। देखिए, वो उड़ीसा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ना पंजाब में, ना हरियाणा में है, ना मध्य प्रदेश में। तो मैं सरदाना साहब मत से बिल्कुल सहमत हूँ कि चावल के अवेलेबिलिटी के बारे में भी कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अब हमें ताकि कृषि को तो मॉडर्न किया जाए, किसान के इनकम लाया जाए, अब एक्सपोर्ट की ओर देखना चाहिए। हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अभी तक ज्यादा नहीं बढ़ाए। चावल में केवल बासमती राइस हम देते थे, बट आई थिंक अब कुशल क्रिया के लिए आता जा रहा है कि कॉमन राइस का एक्सपोर्ट भी किया जाए। कॉमन राइस के एक्सपोर्ट का डिमांड भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट की ओर ध्यान देना चाहिए, उससे हमारा राइस और व्हीट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है वो थोड़ा मॉडर्नाइज भी होगा, वो ग्रेडेशन की ओर भी जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा होल्ड रखेगा, उससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राइट, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखिए, ये खबर आपके लिए, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जानना समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे 2 एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और आपको ये बता रहे हैं कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर आप इधर उधर से कहीं खबर सुन रहे हैं कि चावल की दिक्कत है, किल्लत है, तो आप बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि सरकार ने आज ही रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का अनुमान जारी किया और जिसमें चावल का भी रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। तो हमारे पास ना तो चावल की कमी है, ना गेहूं की कमी है, लिहाजा सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत बुआई कम हुई भी है कुछ राज्यों में धान की, तो उससे कोई बड़ी चिंता हमारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पर्याप्त स्टॉक अभी चावल का है। अब एक सवाल सरदाना जी मेरा आपसे ये होगा कि दलहन का जो अनुमान है उत्पादन का वो भी ज्यादा है। चने का उत्पादन का अनुमान 1 करोड़ 37 लाख टन का है, जबकि पिछले साल 1 करोड़ 19 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तुअर का उत्पादन भी बढ़ने वाला है 43 लाख टन। तो आपको लगता है कि चूंकि दलहन में भी उत्पादन बढ़ रहा है, तो जिस मकसद से आप चूंकि एडवाइजरी कमेटी में भी रहे हैं सीडैक में, तो आप जरा बताइए सर कि क्या चने के वायदा कारोबार को अब शुरू कर दिया जाए? देखिए, ये हम तो कभी इसके बंद होने के फेवर में थे ही नहीं।
क्योंकि देखिए मार्केट सिग्नल्स बहुत बड़ी चीज है। अब ये पॉलिटिकल कॉल है, वायदा शुरू करना नहीं करना इकोनॉमिक दृष्टि से हमेशा अच्छा रहा है। हाँ, अगर कहीं उतार चढ़ाव होता है, कोई मैनिपुलेशन होता है, सेबी सक्षम है ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए। रही बात कि कब शुरू करना है, कैसे करना है, ये प्योरली पॉलिटिकल कॉल है। मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहा हूं कि वायदा बाजार एक बहुत पावरफुल सिग्नल देता है किसानों को भी, कंज्यूमर को भी, प्रोसेसर को भी। तो उसको चालू रखना चाहिए, सिग्नल्स को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन कब और कैसे शुरू करना है ये पॉलिटिकल कॉल है। जहां तक मेरी ओपिनियन है, मैं इसके फेवर में। ठीक है, तो आप इसके फेवर में हैं। आपको लगता है कि वायदा शुरू कर देना चाहिए। वाकई कई लोगों ने ये बात कही है कि वायदा की वजह से दाम बढ़ते हैं, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्पॉट का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, डिमांड सप्लाई पे मार्केट चलता है, लिहाजा वायदा को ब्लेम करना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका और आलोक सिन्हा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है, आज के मार्केट में आप क्या कर सकते हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO, और साथ ही हमारे साथ भाविक पटेल हैं। पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में मामूली गिरावट है, 70-71 रुपए की। आज फेड के मिनट्स भी जारी होंगे। बीरेन जी, क्या किया जाए गोल्ड में उससे पहले? आज की जो मिनट्स है इसमें डिप्स आता है करीबन 51, 300, 350 आसपास, तो वो बाई के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। फिलहाल मिनट्स जब तक नहीं आता तब तक जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है इसमें मैं सिल्वर पे बेट करना प्रेफर करूँगा। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर को आप पसंद करेंगे आज। इसमें ये फेड की मिनट्स की दुविधा नहीं है। अच्छा, इसमें क्लैरिटी है, इसलिए तो यहाँ क्या क्लैरिटी है सर? चांदी में क्या क्लैरिटी है सर, जरा बताएं कैसे क्या ट्रेड लें चांदी में? चांदी में जो चाइना से मॉनेटरी ईजिंग का सिग्नल आ रहा है कि मींस वहां स्टिमुलस का रेट कट भी लास्ट वीक उन्होंने किया, और जो मेटल्स में रिकवरी है स्पेशली जिंक में, कॉपर में, ये देखते हुए चांदी जो पिछड़ गई है ये जो तो वो बेटर बार्गेन लग रही है इस भाव से। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। लेकिन भाविक जी, आप क्या कहेंगे गोल्ड पर? गोल्ड में आपके हिसाब से क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी सेल एंड राइज की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि $1800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और हेज फंड की अगर पोजीशन देखें तो उन लोगों पे लॉन्ग पोजीशन नहीं ऐड कर रहे हैं, इनफैक्ट शॉर्ट थोड़ी कवर कर चुकी है, और जो रिलीफ रैली थी मतलब शॉर्ट कवरिंग की वो खत्म हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर 51,900 के करीब आता है तो एक बार शॉर्ट कर सकता है 51,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकता है 52,050 का। 51,500, 51,400 से नीचे मुझे भी नहीं लग रहा है। अगर जर्क आता है और 51,500 या 51,400 के करीब आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल तो जब तक फेड के मिनट्स नहीं आते तब तक सेल और राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप करें कि जब तक फेड के मिनट्स नहीं आते हैं तब तक तेजी पर बिकवाली करें। 51,900 मतलब यहाँ से अगर 125 रुपए की तेजी आती है गोल्ड में तो वहां पर आप बेचें। 51,600 का टारगेट, 52,050 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। बीरेन जी, क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है सर आपको? क्रूड में आज देखिए कल की तेज गिरावट के बाद आज भी मार्केट थोड़ा बहुत दबाव में था, फिर रिकवरी के मूड में आया, उसके बाद फिर वो रिकवरी टिक नहीं पाई और फाइनली मार्केट एक बार फिर से ऊपरी लेवल से नीचे आता हुआ दिख रहा है। $92 के नीचे है ब्रेंट और $87 के नीचे नाइमेक्स क्रूड। MCX पर भाव महज 20 रुपए ऊपर। क्या किया जाए क्रूड में? यहाँ जो मेन फोकस है मार्केट का वो ईरान न्यूक्लियर डील हो जाएगी, वो आशा है। अगर वो हो जाती है तो पीक में करीबन ईरान से रोज का 9 लाख बैरल ऑयल मार्केट में आ सकता है। एज ऑफ नाउ 1 करोड़ बैरल एक्यूमुलेटेड स्टॉक है ईरान के पास, जो अगर डील हो गई तो ये 6 महीने में मार्केट में आ सकता है।
दूसरा टाइटनेस थोड़ा इसका खत्म हुआ कि जो 250 रुपए के उल्टे बदले चलते थे वो भी अब लेवल टू लेवल हो गए हैं। ये देखते हुए इसका रुझान शायद डाउन साइड तक का है। 2 वीक की अगर मैं रेंज कहूँ तो 72-7200 रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में हम 6666 का नियर टर्म सपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जय का, पूछिए जय। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार, पूछिए। बीरेन भाई से मैं जानना चाहता हूँ कि ग्वार और कैस्टर सीड में क्या भाव आ सकते हैं? ग्वार और कैस्टर में हाँ क्या आ सकते हैं, बताइए बीरेन जी। कैस्टर में फिजिकल मार्केट 2-3 दिन से ठीक है। गुजरात में जन्माष्टमी की जो हॉलीडेज है 3-4 दिन बाजार बंद रहेगी, समझो अगले वीक से ही काम होगा। हमारे यहाँ करीबन पर 20 kg कैस्टर 40 रुपये बढ़ा है एक आध वीक में। यहाँ से और भी 30-40 रुपये बढ़ने की उम्मीद है। फ्यूचर्स देखें तो काफ़ी वॉल्यूम बेहद कमजोर है इसमें और काफ़ी लिमिटेड कारोबार है। तो मैं हाजिर के देखते हुए उनको ये बोल रहा हूँ कि हाजिर में मेरा ध्यान बुलिश है। ठीक है, अगला सवाल है गौरव अग्रवाल का, पूछिए गौरव जी। सर मेरा सवाल ये है कि क्या सितंबर एंड तक गेहूं के रेट 2500 रुपये हो जाएंगे? सितंबर एंड तक गेहूं के रेट 2500 रुपये, क्या कहेंगे आप भाविक जी? हाँ जी, माफ कीजिए, मैं गेहूं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे सर? सितंबर एंड तक 2500? अभी फिलहाल 2350 से 2450 तक के डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन प्राइस चल रहे हैं। अगर सोजी और आटा पे बान या रिस्ट्रिक्शन नहीं आते या इंपोर्ट ड्यूटी कट जैसी कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं आती तो ये एफर्टलेसली मैं बोलूँगा आराम से 2500-2600 हो जाएंगे। कुछ जगह पे 2700 भी हो सकता है, स्पेशली सदर्न डेस्टिनेशन पे। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गेहूं के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है चंद्रशेखर का, पूछिए चंद्रशेखर जी। सर क्रूड ऑयल पे क्या राय है और गोल्ड पे भी राय बताएं। क्रूड और गोल्ड पर आप जानना चाहते हैं, अभी हमारे एक्सपर्ट ने हालांकि बताया था लेकिन दोबारा बताएंगे। भाविक जी बताइए, अगर बिल्कुल ताज़ा भाव पर कोई ट्रेड की प्लानिंग करनी हो क्रूड में या गोल्ड में तो क्या कमेंट, क्या रिएक्शन आपका? जी, दोनों में मेरा व्यू आज के दिन का सेल का ही है। जहाँ पे क्रूड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर 6950 आता है तो बेच के चल सकते हैं 6800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी है, तो 7060 का स्टॉप लॉस रखे। और गोल्ड में भी मैंने बताया कि थोड़ी उछाल आती है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 51900, तो बेच के चल सकते हैं 51600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 52,050 का। ओके ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि अप्रैल और जुलाई के बीच ऑयल मिल का एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है। जी हाँ, 35% ऑयल मिल का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और रेपसीड मिल जो सरसों मिल का एक्सपोर्ट है उसमें 77% का उछाल आया है। तो ये बड़ा उछाल है। और जुलाई में ही सिर्फ करीब 19% का उछाल ऑयल मिल के एक्सपोर्ट में आया है। इस खबर को जरा आप बैकग्राउंड में अगर जाकर देखेंगे, आप याद कीजिए कि किस तरह से सोयाबीन की दिक्कत हुई थी जब सोयाबीन के दाम बढ़ गए थे, तो फाइनली जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट को अप्रूव करना पड़ा था। लेकिन अब आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ओवरऑल ऑयल मिल। हमारे साथ बीबी मेहता हैं इस पर बात करने के लिए, SEA के ED। मेहता जी बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से ये उछाल आया है ऑयल मिल के एक्सपोर्ट में, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रेपसीड मिल ये एक रेगुलर मार्केट है, खास करके कोरिया, ताइवान, वहाँ काफी अपना माल जा रहा था। उसके साथ जो कंपटीशन में रहता है और जो रेपसीड मिल 00 वैरायटी और कैनोला मिल है, भी दोनों में फर्क कम से $80 का है। एक $350 के आइटम में $80 मतलब 30% का फर्क है। इसके लिए कोरिया से काफी डिमांड आ रही है। और इंडिया में अभी क्या हुआ, ये साल सरसों का क्रॉप अच्छा था, क्रशिंग अच्छा था, और रिफाइंड रेपसीड ऑयल की भी डिमांड थी। इसके लिए सॉल्वेंट एक्सचेंज काफी हुआ और इसके वजह से एक्सपोर्ट पिकअप हो गया।
और आप देख रहे हैं कि कम से कम 77% जो एक्सपोर्ट जंप हुआ है रैपिड विंड में, ये रिकॉर्ड है। और दूसरा जो साथ में है सोयाबीन मिल, वी आर स्टिल आउट प्राइस इन द सोयाबीन, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है तो $550 की, और हमारे यहाँ $750 सोयाबीन मिल है। हेलो जी जी सुन रहा हूँ सर। यस, उसके बाद $125 का डिफरेंस है। हमारा सोयाबीन मिल महंगा है। अच्छा, सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट लिटरली कुछ नहीं है, 90,000 टन का हुआ है पूरे 9 महीने में। अच्छा, कम है। अच्छा, तो इंपोर्ट हो रहा है क्या सर अभी सोयाबीन? नहीं, थोड़ा सोयाबीन इंपोर्ट हुआ था बीच में। अच्छा, पर उसमें अभी ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि आएगा सोयाबीन भी। और अपने यहाँ भी जैसे सोयाबीन का क्रॉप है और जो कैरी फॉरवर्ड के आंकड़े आ रहे हैं, ट्रेड के आंकड़े आ रहे हैं, 15 से 20 लाख टन के लोग बात कर रहे हैं, 15 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा, और अभी जो जैसे एकरेज बढ़ा है सोयाबीन में, और अभी तक की बारिश की रिपोर्ट अच्छी है, तो एक दफा भी एक रिकॉर्ड सोयाबीन का उत्पादन होगा। प्लीज कैरी फॉरवर्ड है तो उसका प्रेशर आएगा सितंबर महीने में सोयाबीन के दामों पे, और सोयाबीन मिल पे की दाम घटेंगे, तभी अपना एक्सपोर्ट फिर से चालू हो सकेगा। अच्छा, ओके, तो ये राय आपकी है ओवरऑल ऑयल मिल एक्सपोर्ट के ऊपर। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय, अपना व्यू देने के लिए। अगला सवाल है सुमित का, हाथरस से हैं, पूछिए सुमित। एक तो एनजी पर है, एक कॉपर पर है। एनजी और कॉपर? हाँ सर, 690 में एनजी मैंने बाई कर रखी है। 690, ओके जी सर, क्या 800 रुपये का रेट मिल जाएगा? चलिए, 690 पर आपकी बाइंग है। बताइए भाविक जी, ठीक ट्रेड है? मार्केट तो बड़ा अच्छा ऊपर गया है। जी अच्छा ऊपर गया है, पर अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही है, और ये काफ़ी वॉलेटाइल है कि जहाँ पे ये 20 से 30 रुपये नीचे आने में देर भी नहीं लगेगी। तो मैं कहूँगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 800 की वेट ना कीजिए। और कॉपर की बात करें तो आई थिंक कॉपर अभी भी मुझे बेरिश ही लग रहा है इंट्राडे पर्पस के लिए। तो अगर कहीं भी उछाल आता है अराउंड 667 तो शॉर्ट कर सकते हैं 680 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 662 का। ओम प्रकाश हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए ओम प्रकाश जी। हाँ जी सर, मैंने सिल्वर 4 लॉट बाई किए हुए थे 57,300 पे। 57,300 पे आपने 4 लॉट बाई किया है? हाँ जी सर, और जीरे का आउटलुक चाहिए सर। ओके ठीक है, वीरेंद्र जी बताइए सर, एक तो 57,300 पर चांदी में इनकी बाइंग है, वहां क्या करें, और जीरे पर आपका आउटलुक क्या है, आगे जीरे में क्या होने वाला है? फिलहाल होल्ड करना चाहिए। जीरा का मार्केट में फिलहाल एक्सपोर्ट डिमांड, स्पेशली चाइना की डिमांड काफ़ी अच्छी है, बट तेजी थोड़ी लिमिटेड लग रही है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 13,000 वाले 25,000 हो चुके हैं। और चांदी में सर? अच्छा, होल्ड चांदी में यहाँ से 2-3 हज़ार मीडियम टर्म, यानी 2-3 महीने की बात करें तो यहाँ से 3,000 तक की गुंजाइश है, यानी 60,000 1,000 तक। ठीक है, तो मतलब 60,000 के भाव तक आप होल्ड कर सकते हैं। ये राय बीरेन जी की है चांदी पर आपके लिए। अगला सवाल है कपिल का, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सोयाबीन पे सवाल है। हाँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा, जैसे क्रॉप इस बार अच्छी है तो अराइवल के टाइम पे सर सोयाबीन का भाव लोएस्ट में क्या दे सकते हैं, नीचे कितने तक बजाया जा सकता है नीचे में? बताइए बीरेन जी। सोयाबीन का कैरी फॉरवर्ड काफी अच्छा है। शायद 3 साल में इतना बड़ा कैरी फॉरवर्ड नहीं देखा मैंने। नीचे में शायद ये 5400-5500 शायद जा सकता है। और फार्मर कितना होल्ड करता है, कितना रोकता है, और फाइनल प्रेशर कितना आता है उस पर निर्भर करेगा, बट 5500 सेफली हम मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।